नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, 2014 जब से नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री बने तब से आप कह सकते हैं 2024 तक लगातार संसदीय राजनीति में, आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता रहा। 2014 में जब देश परिवर्तन की लहर से गुजर रहा था तो कांग्रेस पार्टी इतिहास में अपने सबसे निचला अंक जो होता है मात्र 44 सांसदों पर सिमट गई थी। मित्रों, 2014 में थोड़ा सा सुधार हुआ 2019 में, लेकिन फिर भी 2019 में कांग्रेस पार्टी जो है मुख्य विपक्षी दल, मान्यता प्राप्त मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए आवश्यक 10% सदस्य संख्या को पार नहीं कर पाई थी। 2024 का लोकसभा चुनाव पहला ऐसा चुनाव हुआ जब दो चुनावों के बाद 10 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी इतने सांसदों को जिताने में कामयाब हुई जिससे कि मान्यता प्राप्त विपक्ष के रूप में संसद में अपनी भागीदारी साबित कर सके। साथ ही राहुल गांधी मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता बनने में कामयाब हुए। और तब से आप देख रहे हैं 2024 में जब से राहुल गांधी संसद में विपक्ष के नेता बने तब से लगातार कांग्रेस पार्टी, आप कह सकते हैं कि आर और पार की लड़ाई काफी आक्रामक दिख रही है। काफी आक्रामक दिख रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी की आक्रामकता। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज हम इस वीडियो में इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि राहुल गांधी की आक्रामकता से कांग्रेस को फायदा है या नुकसान है, इसकी बात हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। लेकिन आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मित्रों की कांग्रेस पार्टी क्या दरअसल 2014 में कमजोर हुई या कांग्रेस पार्टी की कमजोर होने का कारण कुछ समय और पहले ही लिखा जा चुका था। तो मित्रों, याद कीजिए वो दौर था 1990 का। 1990 में क्या हुआ था कि 1990 में जब इस देश में बोफोर्स को एक मुद्दा बनाकर 1984 में राजीव गांधी की जो सरकार थी ऐतिहासिक बहुमत से चुनकर आई थी। अब तक कभी भी किसी भी पार्टी को उतनी सीटें देश की चुनावी राजनीति में कभी हासिल नहीं हुई थी। ऐतिहासिक बहुमत से राजीव गांधी की सरकार बनी थी 1984 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की शहादत के बाद। लेकिन 1987 आते आते राजीव गांधी पर बोफोर्स का आरोप लगना शुरू हुआ। राजीव गांधी की पार्टी में, राजीव गांधी की सरकार में, राजीव गांधी के सहयोगी विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में कुछ कांग्रेस के पार्टी के नेताओं ने विद्रोह किया। बोफोर्स को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी पर बोफोर्स तोप पे दलाली लेने का आरोप लगा। और उस आरोप के लगने के बाद एक संगठन बना जन मोर्चा, और जन मोर्चा के नेतृत्व में जितने भी विपक्षी दल थे उन दिनों, चाहे वो चौधरी चरण सिंह की पार्टी दलित मजदूर किसान पार्टी रही हो, चाहे वो चंद्रशेखर की पार्टी जनता पार्टी रही हो, सब पार्टियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर विलय कर लिया जन मोर्चा में। और फिर बाद में चलकर वो जन मोर्चा जनता दल में परिवर्तित हो गई और उसके नेता थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी देवीलाल, चंद्रशेखर, ऐसे बड़े देश के जो राजनीति के चेहरे थे उन दिनों, इन लोगों के नेतृत्व में जनता दल बना। और उस जनता दल में जब बंटवारा शुरू हुआ, चूंकि उन दिनों कहा जाता था कि जिस पार्टी के नाम के अंदर जनता लगा हो समझो कि यह बनती ही है टूटने के लिए। मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार 1 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई, चंद्रशेखर की 4 महीने की सरकार बन गई, वो सरकार भी गिर गई, राजीव गांधी ने समर्थन वापस ले लिया। लेकिन इसके दौरान, इसी 15-16 महीने के दौरान देश की राजनीति में कुछ घटनाएं घटी थी। देश की राजनीति में एकाएक क्षेत्रीय दलों के बनने की बाढ़ आ गई थी। क्षेत्रीय दलों की बनने का, और उससे भी ज्यादा कहिए छत्रपों के जन्म लेने का बाढ़ आ चुका था। एक तरफ देवीलाल के पुत्र ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में, बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, मतलब कई ऐसे छत्रपों, उड़ीसा में बिजू पटनायक, कई ऐसे छत्रप थे जो अपनी पार्टी पर निर्भर नहीं थे, अपनी पार्टी पर निर्भर नहीं थे। मतलब ये खुद में एक पार्टी बने हुए थे, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल हो,
या फिर बिजू पटनायक हो, ये सब कोई भी ऐसा चेहरा नहीं था मित्रों जो अपने राष्ट्रीय नेताओं, चाहे बीपी सिंह हो या चंद्रशेखर हो या मधु दंडवते रहे हो, या किसी पर भी निर्भर नहीं था। शरद पवार, रामविलास पासवान, सब के सब सेल्फ डिपेंडेंट थे, आत्मनिर्भर थे। और उसी दौरान राजनीति चल रही थी मंडल की, और मंडल के साथ साथ राजनीति जन्म ले रही थी राम मंदिर के आंदोलन की। और राम मंदिर के आंदोलन से एक हिंदू पुनर्जागरण की राजनीति का भी भारत में उदय हुआ। हिंदू पुनर्जागरण की राजनीति का उदय हुआ, और इसी उदय के परिप्रेक्ष्य में इस देश के अंदर मुसलमान के वोट बैंक के लिए आपसी प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई। आपसी प्रतिद्वंदिता कैसी? लालू प्रसाद यादव वर्सेस मुलायम सिंह यादव। मतलब उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या के लिए शुरू हुई, तो राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस प्रकार से घेराबंदी करने के लिए प्रतियोगिता शुरू हो गई। बीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवीलाल, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, सबके बीच एक होड़ शुरू हो गई कि कौन अपने आप को सबसे बड़ा मुस्लिम हितैषी के रूप में दिखाता है। और इस होड़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल था। कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के नाते कुछ राष्ट्रीय जिम्मेवारी भी थी, लेकिन क्षेत्रीय दलों के पास कोई राष्ट्रीय जिम्मेवारी नहीं थी। न लालू यादव के पास, न मुलायम सिंह यादव के पास। मुलायम सिंह यादव तो ताल ठोक के कहा करते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और जब परिंदा ने पर मारा वहां अयोध्या में, जब परिंदा ने पर मारा, तो मुलायम सिंह ने कि पुलिस ने इतनी लाठियां चटकाई और साथ साथ कह सकते हैं कई कार सेवकों को बलिदान भी देना पड़ा मुलायम सिंह यादव के पुलिस की गोलीबारी में। और जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव की भूमिका रही, उस कारण से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुसलमान के हीरो बनकर उभरे। उसी दौरान मुलायम सिंह यादव के साथ हुआ करते थे मोहम्मद आजम खान, मुलायम सिंह यादव के साथ हुआ करते थे जफर याब जिलानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और वही दौर था जब मुलायम सिंह यादव की राजनीति से जन्म ले रहा था मुख्तार अंसारी। वही दौर था जब मुलायम सिंह यादव की राजनीति से जन्म हो रहा था अतीक अहमद का। मुलायम सिंह यादव की राजनीति से जन्म हो रहा था, ये इमरान मसूद के चाचा थे सलमान मसूद। ठीक है, ऐसे ऐसे राजनेताओं का जन्म हो रहा था। वहीं बिहार में एक तरफ जब मुलायम सिंह यादव अयोध्या में कार्रवाई कर रहे थे, तो लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करके दुमका के मसानजोर डैम में बंद करके मुसलमानों को खुश करने की प्रतियोगिता में मुलायम सिंह यादव को पछाड़ने की बयोत लगा रहे थे। और इनके साथ भी केंद्रीय नेताओं का अलग अलग खेमा संचालित हो रहा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव को लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने का मौका मिले। इसीलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लालू यादव को इस मौके का फायदा उठाने के लिए उकसाया। और ऐसी ही परिस्थितियों में आगे आते आते दिनों में उसके बाद ये जो प्रतियोगिता शुरू हुई मुसलमानों को खुश करने का, वो प्रतियोगिता आज तक जारी है। आज तक जारी है अरविंद केजरीवाल के रूप में, आज तक जारी है ममता बनर्जी के रूप में, यहां तक कि उसी रास्ते पर निकल पड़े हैं उद्धव ठाकरे जैसे हिंदूवादी बाला साहब ठाकरे के पुत्र भी। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं मिला, तो कांग्रेस के साथ चले गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। और कांग्रेस के साथ जाते ही मुस्लिम हितैषी। अब तो हाल यह है कि अभी अभी संपन्न हुए 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में मुसलमानों का 28% वोट जो है, कहा जाता है कि महाराष्ट्र में बीएमसी के इलेक्शन में, मुंबई के इलेक्शन में उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिला। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा दिन बाला साहब ठाकरे के दौर में कभी मुसलमानों ने सोचा होगा कि नहीं वो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को कभी वोट करेंगे। लेकिन यह सब हो रहा था प्रतिद्वंदिता में। और इन सब प्रतियोगी माहौल के अंदर जन्म हो रहा था
जन्म हो रहा था जब हिंदू नेता एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता कर रहे थे मुसलमान वोट बैंक के लिए, तो उसी समय में इसी राजनीति से उदय हो रहा था असदुद्दीन ओवैसी का। उसी राजनीति से उदय हो रहा था बिहार के अंदर, हो चुका था पहले, कह लीजिए आप लालू यादव के दौर में, जैसे उत्तर प्रदेश में जैसे आजम खान, उत्तर प्रदेश में जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी का उदय हो रहा था, वैसे ही बिहार में सैयद शहाबुद्दीन, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, अनवारुल हक, इलियास हुसैन का जन्म हो रहा था मित्रों। और उसके बाद का दौर आप जानते हैं, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सब के सब। आज रेवंत रेड्डी है तेलंगाना के मुख्यमंत्री, अपने आप को कहते हैं मुसलमानों के बीच जाकर कि मुझे आप रेवंतुद्दीन कहेंगे तो मुझे खुशी होगी, मैं गुस्साऊंगा नहीं, मुझे नाराजगी नहीं होगी, मुझे तकलीफ नहीं होगी। ये बयान आ रहे हैं मित्रों केवल इसलिए कि मुसलमान मतदाताओं को खुश किया जा सके। कोई किसी राज्य में, कोई आंध्र प्रदेश में, कोई तेलंगाना में, कोई कर्नाटक में कहता है कि मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे, कोई कहता है 6% आरक्षण देंगे, कोई 10% आरक्षण देने की घोषणा करता है। कोई ममता बनर्जी जब मंडल आयोग के तहत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण मिलने के लिए जातियों का पैनल बनाती है, तो उसमें मुसलमानों की संख्या, मुस्लिम जातियों की संख्या हिंदू जातियों से अधिक होती है, ये जानते हुए भी कि इस्लाम दावा करता है कि उसके अंदर जातिवाद है ही नहीं, उसके अंदर जाति के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ये डिस्क्रिमिनेशन दावा करते हैं लोग कि केवल हिंदू समुदाय के अंदर ही है, मुसलमानों के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, हर एक साथ माने जो अशरफ होते हैं और अर्जाल होते हैं, दोनों एक साथ एक ही थाली में खाते हैं, ऐसा दावा मुसलमानों के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब सूची पिछड़े वर्गों की बन रही थी पश्चिम बंगाल में, तो ममता बनर्जी उसमें हिंदू जातियों की तुलना में मुसलमान समाज से ज्यादा संख्या में जातियों को शामिल करा रही थी। इस प्रकार की होड़ कि पहले जिसे हम कहते हैं ना कि मस्जिद के इमामों को वेतन देने की घोषणा करती है ममता बनर्जी, और अरविंद केजरीवाल दोनों में होड़ होती है कि कौन पहले करेगा, कौन कितना पैसा देगा ज्यादा से ज्यादा। कोई 5,000 देने की बात करता है, दूसरा कहता है मैं 6,000 दूंगा, और तीसरा कहता है कि मैं 7,000 दूंगा। इसकी कंपटीशन होती है इमामों को वेतन देने के लिए राज्य सरकार के खाते से। अब आप अनुमान लगा लीजिए, ऐसे ही कारण रहे जिस कारण से एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को इसीलिए हुआ मित्रों कि चूंकि कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक आधार अगर वोट बैंक के रूप में, तो 3 वर्ग कांग्रेस पार्टी के परंपरागत मतदाता हुआ करते थे। ओबीसी कभी भी कांग्रेस का वोट बैंक नहीं रहा देश की राजनीति में। कांग्रेस के वोट बैंक के रूप में देश में सवर्ण रहे, कांग्रेस के वोट बैंक के रूप में दलित रहे, कांग्रेस के वोट बैंक के रूप में मुसलमान रहे। और इसी राजनीति के चक्रव्यूह में केवल मुसलमान नहीं गए कांग्रेस से, बल्कि दलित भी चला गया और साथ साथ सवर्ण भी चला गया कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी की आज जो स्थिति है मित्रों, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल और छत्रपों का उदय हुआ 90 के दशक में, और इन जितने छत्रपों का उदय हुआ केवल 2 घटना के कारण हुआ। एक मंडल की राजनीति, दूसरा मंदिर की राजनीति। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा कि जो बातें मैंने बताई वो सच है या नहीं है, या फिर आपका कोई अन्य विचार है। अगर आपका कोई अन्य विचार है तब भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्यों आज क्षेत्रीय दलों के संख्या बढ़ने का, और जिन छत्रपों का नाम मैंने लिया उन छत्रपों के कारण क्या कांग्रेस आज कमजोर हुई है या नहीं हुई है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।